ये सिर्फ वित्तीय शैक्षिकी वीडियो है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे निवेश विकल्प की जो आजकल काफी चर्चा में रहता है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई लंबे समय में पैसा कैसे बने, और इक्विटी फंड्स का नाम होता है। उसमें भी फ्लेक्सी कैप मतलब ऐसे फंड्स जो कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी कहीं भी। लेकिन क्या ये वाकई इतने फ्लेक्सिबल हैं? क्या इनमें सिर्फ चांदी ही चांदी है या कुछ जोखिम भी है जिन पर ध्यान देना चाहिए? आज हम इन्हीं फ्लेक्सी कैप फंड्स की पूरी कहानी समझेंगे, एकदम गहराई से। हमने कुछ जानकारी जुटाई है यूट्यूब चैनल SVMFI के एक विश्लेषण से, जिन्होंने दो बहुत बहुत पुराने फ्लेक्सी कैप फंड्स के पिछले 30 साल के प्रदर्शन को देखा है। तो आज का हमारा मकसद साफ है, इन फंड से जुड़े असल जोखिम क्या हैं, ये किन लोगों के लिए ठीक हैं, और सबसे जरूरी, पिछले 30 सालों में इन्होंने निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया है। क्या ये वाकई वेल्थ क्रिएशन मशीन है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोखिम की, क्योंकि अक्सर निवेशक इसे थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि फंड मैनेजर फ्री है, कहीं भी निवेश कर सकता है, पूरी आजादी। पर क्या ये आजादी अपने आप में एक जोखिम नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहला और सीधा जोखिम तो वही है जो किसी भी इक्विटी निवेश में होता है, बाजार जोखिम यानी मार्केट रिस्क। मतलब अगर पूरी अर्थव्यवस्था में ही सुस्ती आ गई, या मान लीजिए कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई, या किसी एक सेक्टर में कोई बड़ी दिक्कत आ गई जिसका असर पूरे बाजार पर पड़ा, हाँ, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स भी उससे बच नहीं सकते। जैसे बाकी इक्विटी फंड्स का NAV ऊपर नीचे होता है, इनका भी होगा। ये तो मतलब बेसिक है। ये तो ही बाजार की बात जो सबके लिए कॉमन है। लेकिन फ्लेक्सी कैप में तो, जैसा नाम है, मैनेजर के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो लार्ज कैप में पैसा लगाए या मिड कैप में या स्मॉल कैप में, ये फैसला कितना अहम हो जाता है। ये एक तरह से दोधारी तलवार है। एक तरफ तो ये मैनेजर को मौके भुनाने का अवसर देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी तरह से फंड मैनेजर के हुनर, उसके अनुभव और सही समय पर सही फैसला लेने की उसकी काबिलियत पर निर्भर हो जाती है। अच्छा। सोचिए, अगर मैनेजर ने मान लीजिए मार्केट गिरने से ठीक पहले स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा डाल दिया, या जब मिड कैप भाग रहे थे तब वो लार्ज कैप में ही बैठे रह गए, हाँ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे गलत फैसलों का सीधा असर फंड के रिटर्न पर पड़ेगा। वो अपने बेंचमार्क से या उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से पीछे रह सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फंड मैनेजमेंट टीम कितनी अनुभवी और काबिल है। उन पर निर्भरता काफी बढ़ जाती है। और एक चीज जो इक्विटी मार्केट के साथ जुड़ी है, उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी। फ्लेक्सी कैप फंड्स इससे कैसे डील करते हैं? क्या इनमें भी उतना ही उतार चढ़ाव होता है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसा अलग अलग जगह लगाने से कुछ हद तक जोखिम कम होता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स भी अस्थिरता से बिल्कुल अछूते नहीं है। सच तो यह है कि कई बार इनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा। ज्यादा क्यों? इसकी खास वजह है इनका मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करने की क्षमता। ये जो छोटी कंपनियां होती है ना, हाँ, ये बड़ी स्थापित लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ तो सकती हैं, पर इनमें गिरावट भी उतनी ही तेजी से आ सकती है। ये मार्केट सेंटिमेंट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जो निवेशक इन फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि छोटी अवधि में, मतलब शॉर्ट टर्म में, उनके निवेश की वैल्यू में अच्छा खासा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ये कोई गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम नहीं है। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है विश्लेषण में, लार्ज कैप बायस। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नाम तो फ्लेक्सी है, पर झुकाव बड़ी कंपनियों की तरफ। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक गौर करने वाली बात है। विश्लेषण ये दिखाता है कि कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स, मतलब उनको पूरी आजादी है कहीं भी पैसा लगाने की, इसके बावजूद ज्यादातर समय अपना एक बड़ा हिस्सा, कभी कभी तो 50% या उससे भी ज्यादा, लार्ज कैप शेयरों में ही रखते हैं। पर क्यों, जब फ्लेक्सिबिलिटी है तो? शायद इसके पीछे सोच ये होती है कि पोर्टफोलियो में थोड़ी स्थिरता बनी रहे, सेफ्टी रहे। लार्ज कैप कंपनियां ज्यादा स्थिर मानी जाती हैं, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जब बाजार का मूड बदलता है और मिड कैप या स्मॉल कैप सेगमेंट में तेजी आती है, हाँ, तब वो मौका चूक सकते हैं। बिल्कुल, तब ये फंड्स उस तेजी का पूरा फायदा उठाने से चूक सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा वहां कम लगा होता है। और इस वजह से कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इनका प्रदर्शन निफ्टी 50 जैसे किसी लार्ज कैप इंडेक्स जैसा ही रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का वाकई पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो हमने जोखिम समझ लिए, बाजार का जोखिम है, मैनेजर का जोखिम है, उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी है, और ये लार्ज कैप की तरफ झुकाव भी हो सकता है।
अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये फंड्स आखिर किन निवेशकों के लिए सही हैं? कौन लोग हैं जिन्हें फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा, हर निवेश हर किसी के लिए नहीं होता। फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें तो ये खास तौर पर उन निवेशकों के लिए ज्यादा फिट बैठते हैं जो कुछ पैमानों पर खरे उतरते हैं। पहला तो है जोखिम सहने की क्षमता, यानी रिस्क टॉलरेंस, जिनकी जोखिम लेने की क्षमता ठीक ठाक हो, मतलब मध्यम से थोड़ी ज्यादा। मॉडरेट टू हाई। हाँ, मॉडरेट टू हाई, क्योंकि जैसा हमने देखा, इनमें पूरे इक्विटी बाजार का जोखिम तो है ही, साथ में मिड और स्मॉल कैप का तड़का इसे थोड़ा और वॉलेटाइल बना सकता है। जो लोग बहुत कम जोखिम लेना चाहते हैं उनके लिए शायद ये बेस्ट ऑप्शन ना हो। दूसरा है निवेश की अवधि, इन्वेस्टमेंट होराइजन। जिनका नजरिया लंबा हो, कम से कम 5 साल तो मानकर चलिए, और बेहतर तो ये है कि 7 से 10 साल या उससे भी ज्यादा का हो। लंबा समय क्यों जरूरी है? क्योंकि इक्विटी में और खासकर फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी में समय देना बहुत जरूरी है। इसी लंबे अवधि में फंड को मौका मिलता है बाजार के अलग अलग साइकिल से गुजरने का, किसी गिरावट से उभरने का, और सबसे जरूरी कंपाउंडिंग का जादू दिखाने का। छोटे समय के लिए, जैसे साल 2 साल के लिए, ये फंड्स बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा है विविधता की जरूरत, नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। जो निवेशक चाहते हैं कि उनका पैसा अलग अलग साइज की कंपनियों में लगे, लेकिन वो खुद से अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स चुनने और उनको मैनेज करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, वो सिरदर्दी नहीं पालना चाहते। बिल्कुल, उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा समाधान हो सकता है। एक ही फंड में आपको तीनों का एक्सपोजर मिल जाता है। चौथा है, इसे आप एक फंड समाधान या सिंगल फंड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। कुछ निवेशक होते हैं जो ज्यादा फंड्स रखना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस 1-2 अच्छे फंड्स हों, तो उनके लिए एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड पूरे भारतीय इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का एक सरल तरीका हो सकता है। और पांचवा, लंबे समय के लक्ष्य। जो लोग किसी बड़े लक्ष्य के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए, मतलब 10, 15, 20 साल दूर के लक्ष्य। हाँ बिल्कुल, ऐसे लंबे लक्ष्यों के लिए ये फंड्स काफी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद ही होता है कि लंबे समय में महंगाई को मात देकर अच्छी वेल्थ बनाई जाए। ठीक है, तो जोखिम समझ लिए, ये भी समझ लिया कि लंबे समय और थोड़ी ज्यादा जोखिम क्षमता वाले निवेशकों के लिए ये फिट हो सकते हैं। लेकिन अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, परफॉर्मेंस। क्या ये सब जोखिम उठाने के बाद रिटर्न भी वैसा मिलता है जैसा कहा जाता है? यहां पर वो 30 साल वाला विश्लेषण काम आएगा। ये सुनना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, और ये 30 साल का नजरिया देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात समझनी होगी, सेबी ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को औपचारिक रूप से तो 2020 में परिभाषित किया। हाँ, हाल ये दे। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस तरह के फंड्स पहले थे ही नहीं। जैसे यूटीआई फ्लेक्सी कैप है या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, ये फंड्स तो सालों से बाजार में है और इनका मैंडेट हमेशा से ही ऐसा रहा है कि ये अलग अलग मार्केट कैप में निवेश कर सकते थे, भले ही तब इनका नाम कुछ और रहा हो या कैटेगरी औपचारिक न हो। इसलिए इन पुराने लंबे समय से चले आ रहे फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना हमें फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी की असल ताकत का ज्यादा सही अंदाजा देता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ पिछले 3-4 साल के औपचारिक डेटा को देखें। ये दिखाता है कि वक्त की कसौटी पर ये रणनीति कैसी खरी उतरी है। तो किन 2 फंड्स का विश्लेषण किया गया है स्रोत में? कौन से हैं वो पुराने खिलाड़ी? विश्लेषण मुख्य रूप से 2 फंड्स पर फोकस करता है और दोनों ही भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, आप कह सकते हैं, दिग्गज हैं। एक है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। ये तो भारत के सबसे पुराने फंड्स में से एक है। इसकी शुरुआत 1992 के आसपास हुई थी, मतलब 30 साल से भी ज्यादा का सफर। और दूसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1995 को, तो इसका भी लगभग 30 साल का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। इन दोनों का इतना लंबा इतिहास इन्हें इस तरह के लॉन्ग टर्म विश्लेषण के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था, आंकड़े, नंबर्स। मान लीजिए किसी ने 1 मई 1995 को, यानी एचडीएफसी फंड के शुरू होने के कुछ महीने बाद, इन दोनों फंड्स में 1-1 लाख रुपए एक मुश्त, मतलब लमसम लगा दिए होते, तो आज लगभग 30 साल बाद मई 2025 में उस पैसे का क्या हुआ होगा? सोचकर भी मजा आ रहा है। चलिए इस काल्पनिक निवेश का नतीजा देखते हैं, और मैं पहले बता दूं, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, खासकर एक फंड के।
अगर किसी ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 1 मई 1995 को 1 लाख रुपए लगाए होते तो मई 2025 तक यानी करीब 30 साल बाद वो रकम बढ़कर लगभग 2.1 करोड़ हो गई होती। क्या 2 करोड़ 10 लाख सिर्फ 1 लाख रुपए से 30 साल में? वाह। ये सच है? जी हाँ, विश्लेषण के अनुसार ये आंकड़ा यही बताता है, 2.1 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, इसका मतलब सालाना रिटर्न कितना हुआ CAGR? ये करीब 19.7% का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर बनता है। CAGR मतलब हर साल औसतन 19.7% की ग्रोथ, और वो भी 30 साल तक लगातार। ये दिखाता है कि लंबे समय में कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक छोटा सा निवेश भी अगर सही जगह पर लंबे समय तक टिका रहे तो वो कितना बड़ा बन सकता है। 19.7% सालाना 30 साल तक। हाँ। ये तो जबरदस्त है। ये तो यकीनन बेंचमार्क से कहीं ज्यादा होगा। क्या स्रोत बताता है कि ये कैसे हुआ? मतलब क्या ये सिर्फ मार्केट अच्छा था इसलिए हुआ या फंड मैनेजर ने कुछ खास किया? बिल्कुल, ये आंकड़ा बेंचमार्क जैसे निफ्टी 500 TRI वगैरह से काफी ज्यादा बेहतर है। स्रोत सीधे तौर पर ये तो नहीं बताता कि मैनेजर ने कब कौन सा स्टॉक खरीदा या बेचा, लेकिन इतना जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस वो भी 30 साल तक, ये साफ इशारा करता है कि फंड मैनेजर ने एक्टिव मैनेजमेंट के जरिए वैल्यू ऐड की है। एक्टिव मैनेजमेंट मतलब सिर्फ इंडेक्स को कॉपी नहीं किया, बल्कि अपनी रिसर्च और समझ के आधार पर सही समय पर सही सेक्टर और सही स्टॉक चुने, मार्केट कैप एलोकेशन को बाजार के हिसाब से बदला और इस तरह बेंचमार्क से कहीं ज्यादा रिटर्न कमाया। ये एक्टिव मैनेजमेंट की क्षमता को दिखाता है, खासकर इतने लंबे समय में। कमाल है। अच्छा, और UTI फ्लेक्सी कैप का क्या नतीजा रहा, उसी 1 लाख रुपए के निवेश का? हाँ, अगर UTI फ्लेक्सी कैप फंड में और ये डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट विकल्प के साथ है, 1 मई 1995 को 1 लाख रुपए का वही निवेश किया गया होता तो मई 2025 तक वो बढ़कर लगभग 3.5 लाख रुपए हो गया होता। 3.5 लाख HDFC के 2.1 करोड़ के मुकाबले काफी कम है, लेकिन वैसे बुरा नहीं है। बिल्कुल बुरा नहीं है। इसका CAGR करीब 12.7% रहा। ये भी अगर आप देखें तो FD या दूसरे पारंपरिक विकल्पों से तो काफी बेहतर है। लेकिन हाँ, HDFC के प्रदर्शन के सामने ये फीका लगता है। ये यही दिखाता है कि एक ही कैटेगरी में होने के बावजूद अलग-अलग फंड्स के प्रदर्शन में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। यह अंतर तो वाकई बहुत बड़ा है, 19.7% बनाम 12.7%। इससे फंड मैनेजर और फंड हाउस के रोल का महत्व और भी साफ हो जाता है। खैर, ये तो हुई एकमुश्त यानी लमसम निवेश की बात, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, खासकर जो नौकरी करते हैं, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसका प्रदर्शन कैसा रहा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। SIP के आंकड़े तो शायद लमसम से भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं, खासकर HDFC फंड के। मान लीजिए किसी ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 1 मई 1995 से ही हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP शुरू की होती। ठीक है। हाँ, 5,000 रुपए महीना। ठीक है। तो 30 सालों में यानी मई 2025 तक 360 महीने हो गए, तो उसका कुल निवेश कितना हुआ होता? 5,000 गुणा 360 यानी 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए का कुल निवेश 30 साल में। ठीक है, तो इस 18 लाख की वैल्यू आज क्या होती? अब ध्यान से सुनिए, वो 18 लाख रुपए का निवेश मई 2025 तक बढ़कर 10 करोड़ रुपए का फंड बन चुका होता। क्या कह रही हैं आप? 10 करोड़ रुपए 5,000 रुपए महीने की SIP से सिर्फ 18 लाख रुपए लगाकर? ये कैसे हो सकता है? मतलब हाँ, 10 करोड़। ये संभव हुआ 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से। पहला, फंड का अपना बेहतरीन प्रदर्शन, वो 19.7% वाला CAGR जो हमने देखा। दूसरा, कंपाउंडिंग का जादू, यानी आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना साल दर साल। और तीसरा, और SIP का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, ये सुना है मैंने। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि जब बाजार गिरता है और फंड का NAV कम होता है, तो आपके उन्हीं 5,000 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब बाजार चढ़ा हुआ होता है और NAV ज्यादा होता है, तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। अच्छा। तो लंबे समय में क्या होता है कि आपकी प्रति यूनिट औसत खरीद कीमत कम हो जाती है
और जब बाजार आखिरकार ऊपर जाता है तो आपका मुनाफा बढ़ जाता है। एसआईपी करने वालों के लिए बाजार का उतार चढ़ाव असल में एक दोस्त की तरह काम करता है, अगर वो निवेशित रहें तो। ये 10 करोड़ का आंकड़ा उसी अनुशासन, समय और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की ताकत का नतीजा है। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। 5,000 रुपये महीने से 10 करोड़। बाजार की गिरावट का भी फायदा मिल गया इसमें तो। अच्छा, और यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपये की एसआईपी का क्या नतीजा रहा? यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में भी नतीजा काफी अच्छा रहा है। वही 5,000 रुपये महीने की एसआईपी, यानी 30 साल में कुल 18 लाख रुपए का निवेश, वो मई 2025 तक बढ़कर 2 करोड़ 59 लाख का फंड बन गया होता। 2 करोड़ 59 लाख, ये भी बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, ये भी एक शानदार रिटर्न है और दिखाता है कि अनुशासन के साथ लंबे समय तक एसआईपी करने से अच्छी खासी दौलत बन सकती है, भले ही रिटर्न एचडीएफसी जितना विस्फोटक ना रहा हो। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा यहाँ भी निवेशक को मिला। तो एचडीएफसी एसआईपी से 10 करोड़ और यूटीआई एसआईपी से करीब 2.6 करोड़। दोनों ही आंकड़े अपनी अपनी जगह बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन एचडीएफसी का प्रदर्शन तो एक अलग ही लेवल पर है। ये दिखाता है कि सही फंड चुनना कितना ज्यादा फर्क डाल सकता है लंबे समय में। बिल्कुल, ये आंकड़े सुनने में किसी सपने जैसे लगते हैं, पर ये असल विश्लेषण पर आधारित हैं। ये लंबे समय तक निवेशित रहने की ताकत, एसआईपी जैसे अनुशासित तरीके, कंपाउंडिंग के जादू और हाँ, एक बेहतरीन फंड मैनेजमेंट टीम के महत्व को साफ साफ दर्शाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? हमने जोखिमों को समझा, ये देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड्स किन निवेशकों के लिए ठीक हो सकते हैं, और फिर पिछले 30 सालों के प्रदर्शन के कुछ, मैं कहूंगा, हैरत अंगेज आंकड़े देखे, खासकर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के। और सिप की ताकत तो कमाल की निकली। हाँ बिल्कुल, अगर सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें एकदम साफ है। 1. लंबी अवधि की शक्ति। इक्विटी निवेश में और खासकर फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में असली दौलत लंबे समय में ही बनती है। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए वक्त चाहिए। 2. एसआईपी का अनुशासन। नियमित, बिना रुके, अनुशासित तरीके से निवेश करना, भले ही रकम छोटी क्यों ना हो, लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बाजार के उतार चढ़ाव को आपके लिए फायदेमंद बना सकती है। 3. फंड मैनेजर का महत्व। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के फैसलों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक अच्छा मैनेजर आपको बेंचमार्क से कहीं ज्यादा रिटर्न दिला सकता है, जैसा हमने एचडीएफसी के केस में देखा। ये बहुत जरूरी है। 4. जोखिम जागरूकता। ये फंड्स बिना जोखिम के नहीं आते। इनमें बाजार का जोखिम है, मैनेजर का जोखिम है, उतार चढ़ाव है। तो इनमें पैसा लगाने से पहले अपनी जोखिम सहने की क्षमता और अपने निवेश के लक्ष्य और अवधि को समझना बहुत जरूरी है। ये सबके लिए नहीं है, इनमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। इसलिए आंख बंद करके सिर्फ कैटेगरी के नाम पे निवेश नहीं करना चाहिए। फंड का, फंड हाउस का, मैनेजर का, सबका गहन विश्लेषण जरूरी है। स्रोत में यह भी जिक्र था कि बेंचमार्क रिटर्न के साथ और डिटेल्ड तुलना अगले सत्र में की जाएगी। वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि इंडेक्स के मुकाबले ये फंड्स असल में कितने आगे या पीछे रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये जो ऐतिहासिक आंकड़े हमने देखे, खासकर एचडीएफसी फंड के, वो करीब 20% CAGR और एसआईपी से 10 करोड़ बनना, ये वाकई असाधारण है, नो डाउट। इन्होंने पिछली पीढ़ी के निवेशकों के लिए गजब का पैसा बनाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें भविष्य में भी ऐसे ही चमत्कारी रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? आज भारतीय बाजार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मैच्योर है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जानकारी आसानी से उपलब्ध है, और जरूरी नहीं कि वही फंड मैनेजर या वही निवेश शैली हमेशा काम करे। सही बात है। तो क्या ये संभव है कि भविष्य के रिटर्न थोड़े ज्यादा सामान्य हो, मतलब इतने विस्फोटक न हो? पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी कभी नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। निवेश करने से पहले इस सवाल पर ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है।